हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल वो साला खद्दर वाला का दूसरा भाग। अगला दृश्य। मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा, उसके बाद? जब किसी भी तरह उसने कुछ कबूल नहीं किया, ना ही चमनलाल से लूटा रुपया बरामद हुआ, तो हो क्या सकता था। उसे थाने से ही छोड़ देना पड़ा। गिरजाशंकर शुक्ला ने कहा, यह गप हमें सुनाने का मकसद? ये गप नहीं सर, हकीकत है। जिसके साथ जिसकी माँ के साथ तुमने इतना सब किया, उसी ने तुम्हें राजधानी का आईजी बना दिया, वो भी कई सीनियर्स को लांग कर। ऐसा कहीं होता है? हुआ सर, ऐसा ही हुआ है। कैसे? कैसे यकीन करें हम? मैं खुद उस सभागार में मौजूद था जहां आपने और आपके मंत्रिमंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। कृपाल सिंह यादव को होम मिनिस्टर की शपथ लेते देखकर मेरे होश उड़े हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। शपथ लेते वक्त होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए कृपाल सिंह ने मेरी तरफ देखा भी था। उस क्षण लगा मेरा वो अंजाम होने वाला है जो पहले कभी किसी पुलिस वाले का नहीं हुआ होगा। शपथ समारोह के बाद जब कृपाल सिंह लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर चला गया, तो उसके सचिव ने मेरे नज़दीक आकर कहा, होम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि आप इसी वक्त उनके ऑफिस में जाकर मिलें। तिरपन काम गए मेरे। होश फाख्ता हो गए। जाहिर था मेरी खैर नहीं है, मगर कर क्या सकता था। बहरहाल, हुक्म मेरे बॉस का था, पूरा तो करना ही था। जो होना तो उसे फेस करने के अलावा चारा भी क्या था। राम राम जब तक गृह मंत्रालय पहुंचा। चपरासी ने जिस तरह मुझे देखते ही अंदर जाने की इजाज़त दी, उससे मैं समझ गया उसे पहले ही वैसा करने के आदेश दे दिए गए थे। हलाल होने वाले बकरे की सी मानसिक अवस्था में ऑफिस का दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा। कृपाल सिंह यादव गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं था, बल्कि लेटा था। दोनों पैर कुर्सी के सामने पड़ी उस विशाल टेबल पर फैला रखे थे, जिस पर अन्य सामान के साथ एक स्टैंड में फंसा छोटा सा तिरंगा भी लहरा रहा था। पैरों से जूतियों जूतियां तक उतारने की जहमत नहीं उठाई थी उसने। एसी चल रहा था। उसके तन पर मौजूद कलफ लगा खादी का कुर्ता, अलीगढ़ी पजामा और सिर पर रखी नेहरू टोपी एसी की हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। होठों पर मुस्कान थी, जहरीली, व्यंग भरी और मुझे थरथरा देने वाली। उसके सामने पहुंचते ही मैंने जय हिंद सर कहने के साथ सैल्यूट मारा। मुस्कान में कुछ और जहर घुल गया। मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा उसको कुछ कहने का इंतजार कर रहा था कि उसने कुर्सी पर उसी तरह पड़े पड़े मेज़ की दराज खोली। देसी शराब की बोतल और एक गिलास निकाला, उस मेज़ पर रखा, जिसके एक कोने पर मौजूद तिरंगा इस वक्त झुका सा महसूस हो रहा था। बोला, क्या नाम है तेरा? जी तो चाह वही जवाब दूँ जो एक दिन उसने मुझे दिया था। ये कि नाम भी पता नहीं तो किसे बुलाया यहाँ। मगर मैं उतना हौसला ना दिखा सका। सावधान की उसी मुद्रा में रहकर बोला, गिरधारी लाल सर, पैक बनाओ। जी, मेरे लिए। मैं आगे बढ़ा, बोतल की सील तोड़ी, गिलास में शराब डालनी शुरू की। उस वक्त मेरे हाथ बल्कि पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उस कपकपाहट को देखकर कृपाल सिंह ने पूछा, कांप क्यों रहे हो गिरधारी लाल? नहीं तो सर। भरपूर कोशिश के बावजूद मैं अपनी हकलाहट पर काबू नहीं पा सका। गिलास में एक पैक के बराबर शराब डालकर बोतल वापस मेज पर रखने ही वाला था कि उसने कहा, कानून व्यवस्था पर क्या काबू करोगे तुम? ठर्रा का पैक तक बनाना नहीं आता। गिलास पूरा भर दो। मैंने गिलास भर दिया। उसने अपने पैर समेटे, मेज़ के नीचे लटकाए, कुर्सी पर सीधा बैठा और मेज़ से गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर गया। गिलास को मेज़ पर रखता बोला, एक और। मैंने पुनः गिलास भरा। उसने कहा, तुमने मेरे माँ बाप से कहा था एक दिन ये लड़का देश और समाज का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वाह, क्या बात कही थी तुमने। देखो, देखो किस तरह फला है तुम्हारा आशीर्वाद। पसंद आया इस कुर्सी पर बैठा देश और समाज का दुश्मन? क्या बोल सकता था मैं। उसने अपनी टोपी उतारी, उस स्टैंड पर लटका दी जिस पर तिरंगा लगा था। गिलास उठाया, कुर्सी से खड़ा हुआ, दो तीन घूंट भरे, मेज़ की परिक्रमा सी की और मेरे अत्यंत नज़दीक पहुंचकर बोला, राजधानी का वर्तमान आईजी रिटायर हो चुका है। मुझे बोला अपने हाथों से पहली नियुक्ति इसी पोस्ट पर करनी है। मैं तब भी चुप रहा। उसने पूछा, किसे बनाना चाहिए राजधानी का आईजी? भला मेरी हैसियत आपको सलाह देने की कहाँ है सर? नहीं, तुम मेरे पुराने चाहने वाले हो। तुम्हारी सलाह के बगैर इतनी महत्वपूर्ण नियुक्ति नहीं कर सकता। सलाह दो, किसे सौंपा जाए ये कारभार? सीनियर तो देवदत्त शर्मा है सर, मुझे कहना पड़ा। सीनियर जूनियर छोड़ो गिरधारी लाल, अपनी राय दो। उनके बाद रामेश्वर ठाकुर का नंबर है, उसके बाद मेरा। गुड। गुड, ये हुई ना बात। तुम हमें खुद को आईजी बनाने की सलाह क्यों नहीं दे रहे? सर, मैं क्या बकरी की तरह में म्या रहे हो गिरधारी लाल? कृपाल सिंह यादव कहता चला गया। सीनियर्स की ही नियुक्ति करता रहा तो मैंने क्या धार देने के लिए होम मिनिस्ट्री की शपथ ली है? मैं गृह मंत्री हूँ गिरधारी लाल। गृह मंत्री काले कुत्ते को चाहूँ तो आईजी बना दूँ। बस दिल की बात
दिल आने की बात है, और मेरा दिल तुम पर 10 साल पहले आ चुका है। मेरे होश उड़े हुए थे। समझ नहीं पा रहा था वह क्या कह रहा है और क्या चाहता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे बर्खास्त कर देगा, मगर वह तो आईजी बनाने की बात कर रहा था। लगा ज़रूर उसकी बातों में कोई पेंच है, इसलिए कुछ बोला नहीं। उसने पूछा, क्या तुम आईजी बनना नहीं चाहते? आप जो दायित्व देंगे मैं उसे संभालूंगा। वेरी गुड, अब जल्दी से मुर्गा बनो। जी। चीख निकल गई मेरे हलक से। क्यों, मुर्गा बनना नहीं आता? मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने बगैर धूर्तता का प्रदर्शन किए सामान्य लहजे में कहा, हालांकि मुझे मुर्गा नहीं बना पाए थे तुम, मगर काफ़ी लोगों को बनाया होगा, इसलिए अच्छी तरह जानते हो कि मुर्गा कैसे बनते हैं। यदि बन गए तो इस ऑफिस से निकलते हुए राजधानी के आईजी होगे। देवदत्त और रामेश्वर जैसे सीनियर सलूट मारेंगे तुम्हें। नहीं, नहीं, मेरे हल्क से चीख निकले। मुझे आईजी नहीं बनना। अरे, मुर्गा बनने से इतना परहेज? मैं अभी इसी पर रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ सर। सिर्फ रिज़ाइन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गिरधारी लाल जी। तो फिर तो फिर क्या चाहते हैं आप? तुरंत जवाब दिया उसने। ना ही चेहरे पर किसी किस्म की उत्तेजना न या प्रतिशोध लेने का भाव था, बल्कि बड़े आराम से गिलास खाली किया, मेरी तरफ देखकर इस तरह मुस्कुराया जैसे लोग अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। चहलकदमी सी करता कुर्सी के नज़दीक पहुंचा, दराज खोली और एक फ़ाइल निकालकर मेज़ पर डालने के साथ बोला, इसे देखो। क्या है इसमें? मैंने पूछा। तुम जानते हो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। सचिव ने फाइल मांगी थी तुम्हारी, उसने पेश कर दी। कह रहा था इसमें तुम्हारे काले कारनामे हैं। काले कारनामे? बड़बड़ाने के साथ मैंने धड़कते दिल से फाइल उठाई, खोली और जैसे जैसे उसका अध्ययन किया, हैरत से आंखें फैलती चली गईं। कोई अज्ञात शक्ति जिसमें से मानो सारा खून निचोड़ रही थी। वह फाइल पुख्ता सबूतों के साथ न केवल मुझे बेईमान, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर साबित कर रही थी, बल्कि ये भी कह रही थी कि एक पुलिस मुठभेड़ के बहाने मैंने 3 मासूम और निर्दोष लड़कों की हत्या की है। सारा माजरा समझ में आते ही हलक फाड़कर चीख पड़ा मैं। ये फाइल फर्जी है, एक एक बात झूठ है, सारे सबूत बनाए हुए हैं। उसने आराम से कहा, जानता हूँ। हकबकाया सा मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मगर कोर्ट नहीं जान सकेगी। काफ़ी मेहनत के बाद इसी काम के एक्सपर्ट्स ने पूरी सफाई से तैयार की ये फाइल। ये तो हमारी बाकी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसते पीसते गुजरवा देगी। सर, मेरे आंसू आ गए। गिड़गिड़ा उठा मैं। जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अभी यहीं इस्तीफ़ा दे देता हूँ आपको। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये फ़ाइल मुझे दे दें या नष्ट कर दें। अपनी बाकी ज़िंदगी चैन से गुजारने दें मुझे। बेकार परेशान हो रहे हो गिरधारी लाल। मैं तुम्हें आईजी बनाने की बात कर रहा हूँ, तुम हो के इस्तीफ़ा देने पर तुले हो। मेरे ख्याल से 2 मिनट के लिए मुर्गा बन जाना सारी ज़िंदगी जेल में एड़ियाँ रगड़ने से बेहतर है। मेरी राय नहीं जम रही तो कोई जल्दी नहीं, जा सकते हो। 1 दिन 2 दिन बाद बात कर लेंगे। इस बीच सारे हालात बताकर उनसे सलाह मशवरा कर लो जिन्हें अपने शुभचिंतक समझते हो। मेरे ख्याल से सब वही सलाह देंगे जो मैं दे रहा हूँ। और अब कोई चारा नहीं बचा मुझ पर। मुर्गा बन गया मैं, साथ ही फूट फूट कर रो पड़ा। गुड, वेरी गुड, इसे कहते हैं समझदारी। हालात से समझौता। कहने के साथ कृपाल सिंह यादव ने बोतल से एक और गिलास भरा, मेरी पीठ पर आ बैठा। एक घूंट हलक से उतारने के बाद बोला, उस दिन नहीं कबूल था गिरधारी लाल, मगर आज कबूलता है। चमन लाल के 50,000 मैंने ही लूटे थे। मैं रोता रहा। आंसू बहाने के अलावा और कर भी कह सकता था। मेरी पीठ पर बैठकर उसने आहिस्ता आहिस्ता गिलास खाली किया। बहुत गिलानी हुई थी उस दिन अपने आईपीएस होने पर। क्या कहूँ, उस देश के बारे में जिस देश का 8वीं फेल आदमी उसकी पीठ पर सवारी कर सकता है, जिसने सारा बचपन और मुकम्मल जवानी पढ़ने पढ़ने और सिर्फ पढ़ने में गंवा दी। काश आप लोगों के लिए भी शिक्षा ज़रूरी होती। काश कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता। काश संविधान में ये चेंज किया जा सकता, मगर करे कौन? ये ताकत तो आप लोगों ने अपनी ही मुट्ठी में कैद कर रखी है, और आप लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारें। मिस्टर गिरधारी लाल, गिरजाशंकर शुक्ला के हलक से गुर्राहट निकली। हमने तुम्हें वारदात के बारे में बताने के लिए कहा है, नेताओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए नहीं। सॉरी सर, सॉरी, गिरधारी लाल ने कहा। भावनाओं के बहाव में बहकर थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि आप भी एक नेता हैं। मगर ठंडे दिमाग से सोचिएगा कभी, जो मैंने कहा वो जहर नहीं, अमृत है। जब पढ़े लिखे बगैर आदमी का बच्चा चपरासी नहीं बन सकता तो क्या उनका बॉस बनना उचित है, जिन्होंने सबसे कड़ी पढ़ाई की होती है? जिस देश के कानून बनाने वालों की मंडली में कृपाल सिंह यादव जैसे खद्दर वाले शामिल होंगे तो क्या होगा उस देश का? मारे गुस्से के तमतमा गिरजाशंकर शुक्ला ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे मुर्गा बनने के बाद क्या हुआ। होना क्या था? पूरे 2 मिनट सवारी करने के बाद उसने मुझसे सीधा खड़े होने के लिए कहा। जितनी शर्म मुर्गा बनते वक्त नहीं आई थी, उतनी सीधा होते वक्त आई। और वह, जो एक थर्ड क्लास गुंडे से होम मिनिस्टर बन बैठा था, मेरी तरफ देखकर वजही अंदाज में मुस्कुराया, बोला, शाबाश,
मैं तुम्हें आईजी नियुक्त करता हूँ। सर, मैंने कहा, मैं आईजी नहीं बनना चाहता। क्यों? मन नहीं है। काम तुम्हारे मन से नहीं, हमारी मर्जी से चलेगा। सर, आप क्यों? मुझे ही देवदत्त और रामेश्वर भी तो हैं। उनमें से किसी की ऐसी फाइल नहीं है मेरे पास, और राजधानी में मुझे ऐसा आईजी चाहिए जो मेरी उंगली का इशारा समझ सके। एक बार फिर मुझे कहने के लिए कुछ नहीं सूझा। वैसे भी वह कहता चला गया, उस दिन थाने में तुमने मेरी माँ के साथ रेप कराने की धमकी दी थी। सिर्फ धमकी, किया नहीं था रेप। मम्मी ने बाद में बताया उनकी साड़ी से उनका तन भी तूने ही ढका था। को कर्मों की सज़ा मिली है तो उस नेक काम का फल भी तो मिलना चाहिए, और वो मीठा फल है आईजी का पद। जी चाहा आत्महत्या कर लूं, मगर दिमाग में ख्याल आया उस अवस्था में कृपाल फाइल ओपन कर देगा, लोग मुझे वह समझेंगे जो नहीं था। मेरी मौत के बाद भी थूकेंगे मुझ पर। उस मौत से मैंने जलालत भरी ज़िंदगी बेहतर समझी। गिरजा शंकर शुक्ला ने पूछा, और सब बातें पता है? इसलिए तो मानना पड़ा कि वे कृपाल सिंह हैं। अजीब बात है, गिरजा शंकर शुक्ला बड़बड़ा उठा। अगर वो कृपाल है तो और भी बहुत सी बातें पता होंगी। अगला दृश्य। बहुत सी नहीं चीफ मिनिस्टर महोदय, सारी बातें पता है मुझे। गिरजा शंकर शुक्ला की आंखों में आंखें डाले, होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए रूपम ने लच्छेदार स्वर में कहा, सारी बातें। चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर हड़बड़ाहट सी नजर आई, मुंह से निकला, सॉरी। सारी बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? परमिशन दे तो आपके पेट का साइज बता दूं। मतलब? पशुओं का चारा तक चर गया, पूरे 1,000 करोड़ का चारा। ये झूठ है। दुर्भाग्य से मैं अब तक इस घोटाले के सबूत नहीं जुटा सका। हमने पहले भी कहा था और फिर कहते हैं। गिरजा शंकर शुक्ला चीख पड़ा, कोई चारा घोटाला नहीं किया हमने। पक्का चोर वही जो आखिरी समय तक अड़ा रहा है। तुम हमें चोर कह रहे हो? हमें? अरे अगर तुम सचमुच कृपाल हो तो गद्दारी तो तुमने की हमसे। हमने तुम्हें अपनी सरकार में होम मिनिस्टर बनाया। तुम क्या बदला दे रहे थे हमारे एहसान का? यही ना कि त्रिखा राम के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे हमारे खिलाफ। हमारी सरकार को उखाड़ फेंकने का खेल खेल रहे थे। खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे तुम। हुजूर, रूपम ने बड़े प्यार से कहा, यह गलत फहमी भी आपके दिमागी शरीफ में किसने घुसेड़ दी? हवालात में तुमने खुद कहा, घर पहुंचकर लोगों को टेप सुनाए। ओह, तो ये बात ताज़ा ताज़ा पता लगी आपको? गिरधारी लाल हमें सब कुछ बता चुका है। उससे पहले पता नहीं था? पहले पता होता तो गिरजा शंकर शुक्ला कुछ बोला नहीं, केवल दांत पीस कर रह गया। जुबान दीजिए जनाब, रूपम ने कहा। पहले पता होता तो क्या करते? पार्टी से निकाल देता तुम्हें। सरासर गलत। ऐसा नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि उसी क्षण सरकार औंधे मुंह गिर पड़ती, नाक टूट जाती उसकी, चेहरे पर इतने जख्म बन जाते कि। कहना क्या चाहते हो तुम? याद कीजिए बंदा परवर, याद कीजिए। इलेक्शन में सरकार इतने विधायक जिताकर नहीं ला पाए थे कि अपने बूते पर सरकार बना पाते। 5 विधायक कम थे हुजूर के पास। मैं और मेरे 5 साथी फूलवती की पार्टी से जीत कर आए थे। हमने फूलवती को धता बताई, आपकी पार्टी में मर्ज हुए, तब कहीं जाकर आपका मर्ज दूर हो सका, यानी आप चीफ मिनिस्टर बन सके। ये गद्दी आपको मैंने बख्शी है, तब कहीं जाकर आप मुझ पर होम मिनिस्टर बनाने का एहसान लादने लायक बने। अब सोचिए, यदि मुझे पार्टी से निकाल देते तो क्या आप इस कुर्सी पर शोभायमान रह सकते थे? अंजाम चाहे जो होता, लेकिन हम तुम्हें। रहने दीजिए महोदय, मैं जानता हूँ थोड़े बहुत मूर्ख हो सकते हैं आप, मगर कालिदास जितने नहीं कि जिस डाल पर बैठे हों उसी को काटने पर जुट जाएं। पार्टी से निकालने से बेहतर तो ये होता कि मर्डर करा देते मेरा। मर्डर? क- क्या बकना चाहते हो तुम? भाई, जिसके एहसास से आपकी ज़ुबान कत्थक करने लगी। कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी हत्या हमने करा दी? आप भी क्या करते? अपनी गद्दी बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। ज़ुबान को लगाम दो मिस्टर। अगर आप बात को सीधे नहीं समझ पा रहे हैं तो घुमाकर कहता हूँ। बड़े ही भोले भाले मूड में रूपम कहता चला गया, अगर आपकी जगह मैं और मेरी जगह आप होते और त्रिखाराम से मिलकर मेरी सरकार उलटने की खिचड़ी पकाते तो मैं बेहिचक आपका क्रियाक्रम करा देता। गिरजाशंकर शुक्ला आग बबूला होकर दहाड़ उठा, इतनी गंदी राजनीति तुम कर सकते हो यादव, हम नहीं। और मजाक आप कर सकते हैं जनाब, मैं नहीं। मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या है? कि आज के ज़माने में आदमी का बच्चा गंगा जल सा पवित्र भी रहे और इस कुर्सी पर भी आ धमके। रूपम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये तो वही बात हुई कि मैं मुंह में रेत भी डालूं और ये दावा भी करूं कि मुंह किरकिरी नहीं होने दूंगा। अपनी सरकार बनाने के लिए हमने तुम्हारा समर्थन ज़रूर लिया था यादव, मगर सोच तक नहीं सकते थे कि तुम इतने घटिया आदमी हो। इतने ज़्यादा घटिया कि तुम जैसे शख्स से हमें बात तक करना पसंद नहीं। शायद आप भूल रहे हैं कृपा निधान कि यहाँ आपके ऑफिस में मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके निमंत्रण पर आया हूँ। आप ही ने मैसेज भेजा था कि ये नाचीज़ यहाँ आकर आपसे मिले, और अब हम ही कह रहे हैं कि बाहर निकल जाओ यहाँ से। फिर कभी हमारे ऑफिस की तरफ मुंह करके सोने की भी कोशिश मत करना। ये तो ज़्यादती है सरकार।
भला घर आए मेहमान से कहीं इस तरह पेश आना चाहिए। गेट आउट। गिरजाशंकर शुक्ला चीख पड़ा। आई से गेट आउट। आहिस्ता जनाब, आहिस्ता। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, और फिर आपका होम मिनिस्टर हूँ। भला आपसे बात नहीं करूँगा तो? बंद करो बकवास, तुम होम मिनिस्टर नहीं हो। ये क्या बात कही जनाब ने? अभी अभी तो आपने मुझे याद क्या कर पुकारा था। भगवान ही जानता होगा कि तुम्हें इतनी बातें कैसे पता है, मगर कानून की नज़र में इस वक्त तुम कृपाल सिंह नहीं, रूपम हो। होम मिनिस्टर मर चुका है, और कल नए होम मिनिस्टर को शपथ दिला दी जाएगी। क्या हुजूर बताएंगे कौन ले रहा है शपथ? तुम्हें, एक बैंक क्लर्क को, एक फ्रॉडियो को हम ये क्यों बताएं? रूपर ने पूरी मस्ती में कहा। आदरणीय गिरजा शंकर शुक्ला जी, ना मैं बैंक क्लर्क हूँ ना फ्रॉडिया। मैं कृपाल सिंह हूँ, वही कृपाल सिंह जिसकी पूरी जिंदगी की फिल्म से एक ट्रेलर निकालकर गिरधारी लाल आपको सुना चुका होगा। और आप समझ गए होंगे कि अपना अपमान करने वालों को मैं कितना प्यार करता हूँ। इतना ज़्यादा कि आईजी बना देता हूँ उन्हें। कहने के बाद वह गिरजा शंकर शुक्ला को बोलने का मौका दिए बगैर मुड़ा और तेज़ कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाने क्यों गिरजा शंकर शुक्ला को अपने संपूर्ण जिस्म में सुरसुरी सी दौड़ती महसूस हुई। अगला दृश्य, रात का वक्त। रूपम बेडरूम में दाखिल हुआ। रेवती की हालत बड़ी अजीब हो गई। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। रूपम के चेहरे पर सस्पेंस के गहरे भाव थे। रेवती अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उसने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर कमरे में ऐसी चोर नजर घुमाई जैसे रेवती के अलावा किसी और को तलाश कर रहा हो। रेवती का दिल इसकी पसलियों से सिर टकराने लगा। रूपम ने दरवाज़ा बंद किया, चटकनी चढ़ाई और पलटा। पसीने पसीने हो गई रेवती। वह सहमी सी नज़रों से रूपम की तरफ देख रही थी, जबकि रूपम के चेहरे पर सस्पेंस के गहरे भाव थे। एक नज़र रेवती पर डालने के बाद उसने कमरे की खिड़कियों की तरफ देखा। वे खुली हुई थी। रूपम आगे बढ़ा, एक एक करके उन्हें बंद करना शुरू किया। रेवती के होश फाख्ता। काटो तो खून नहीं। दिमाग में एक ही विचार ने शोर मचाया, क्या चाहता है वो? जाने क्या क्या कहना चाहती थी रेवती, मगर जुबान तालू से जा चिपकी। मुकम्मल चेष्टाओं के बावजूद मुंह से चूं चां तक नहीं निकाल सकी वे। सारी खिड़कियां बंद करने के बाद रूपम लपक कर उसके समीप पहुंचा। अपना मुंह उसके कान के नज़दीक लाया और फुसफुसाकर रहस्यमय स्वर में बोला, रिस्ट वॉच कहाँ है? रिस्ट वॉच? रेवती के हलक से चीख सी निकल पड़ी। हाँ, रिस्ट वॉच। चेहरों पर ढेरों आश्चर्य। रेवती मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। तुम इस तरह क्यों देख रही हो, जैसे जानती ही ना हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? कहने के साथ उसने दोनों हाथों से रेवती के कंधे पकड़े और बुरी तरह उत्तेजित अवस्था में उसे झंझोड़ता हुआ बोला, जल्दी बताओ रेवती, तुमने मेरी डेड बॉडी की कलाई से रिस्ट वॉच उतार ली थी ना? नहीं। क्या बक रही हो तुम? रूपम के मानो होश उड़ गए। उसके बारे में सब कुछ बताया तो था तुम्हें। साधारण रिस्ट वॉच नहीं है वो। उसमें मेरे स्विस बैंक के लॉकर का कोड का कार्ड है। लाखों डॉलर्स पड़े हैं लॉकर में। रेवती हतप्रभ। देखो रेवती, अगर तुम मुझे उसके बारे में इसलिए नहीं बता रही हो कि अब तक मेरे कृपाल होने पर विश्वास नहीं कर पाई हो, तो ये तुम्हारी भूल है। कृपाल ही हूँ मैं, तुम्हारा पति। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी डेड बॉडी के साथ। नहीं नहीं, मैंने खास तौर पर गौर किया था। चिता में जली मेरी डेड बॉडी की कलाई पर रिस्ट वॉच नहीं थी। लेकिन मैंने वो नहीं ली। तो कहाँ गई? रेवती जवाब न दे सकी, और फिर मारे गुस्से के रूपम का बुरा हाल हो गया। ली क्यों नहीं तुमने? तुम्हें तो मालूम था ना कि उसमें स्विस बैंक के। हाँ, बताया तो था आपने, फिर? याद नहीं रहा मेरे। ये भी कोई भूलने वाली बात थी? कसम सागर रूपम झुंझला उठा। उफ, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की रेवती। तुम बेवकूफ़ और बेवकूफ़ी रही। लाखों डॉलर वाली वो। आपकी मौत के सदमे ने मेरे होशो आवाज़ छीन लिए थे। रेवती फपक पड़ी। सुनते ही पागल सी हो गई थी। ध्यान ही नहीं आया कि। अब ध्यान करो। होशो आवाज़ ठिकाने पर लाकर याद करो रेवती। जिस वक्त लाश तुम्हारे सामने लाई गई उस वक्त रिस्ट वॉच मेरी कलाई पर थी या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं। मुझे ख्याल वाला नहीं, पक्का जवाब चाहिए। अच्छी तरह याद करके बताओ। अगर वे आपकी कलाई में होती और मेरी नज़र पड़ी होती तो उसके बारे में आप द्वारा बताई गई बातें ज़रूर याद आती। कहते हुए रेवती जैसे उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रही थी जब कृपाल सिंह की लाश उसके सामने लाई गई थी। मुझे रिस्ट वॉच याद ही नहीं आई, इसका मतलब नहीं थी। उफ। रूपम दांत भींच का कसमसा उठा। उसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी और से पूछ भी तो नहीं सकता। या तो वो मेरी लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ लगी या त्रिवेणी के। त्रिवेणी के हाथ लगी होती तो वो बताती। बड़ी खुर्राट है वो, अपनी तरफ से कुछ बताने वाली नहीं है। रूपम नाराज़गी और गुस्से में बड़बड़ाया। तुमने ज़बरदस्त बेवकूफ़ी की रेवती। रेस्ट वॉच के बारे में मैंने तुम्हें बताई इसलिए था कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो लाखों डॉलर तुम्हारे काम आ सके। मगर मगर एक तुम होगी इतनी महत्वपूर्ण बात भुला बैठी थी। रेवती के मुंह से बोलना फूट सका। ट्रक मुझे रौंदता हुआ गुजरा। उसके बाद मैं मर गया था। कुछ याद नहीं क्या हुआ। मुमकिन है कत्ल करने वाले रिस्ट वॉच ले गए। क्या उन्हें रिस्ट वॉच का महत्व मालूम होगा? बात तो ठीक है। रिस्ट वॉच का रहस्य या तो मैं जानता था या तुम। मगर
कहता कहता अटक गया रूपम। कुछ देर बाद बड़बड़ाकर मानो खुद से कहा, मेरे कातिल जो भी हैं काफ़ी पहुँचे हुए होंगे। मुमकिन है उन्होंने किसी तरह रिश्तवाज का भेद जान लिया और कहते कहते वह अटका। अचानक फिरकनी की मान घूमा और अगले पल रेवती ने उसके जिस्म को तीर की तरह हवा में सनसनाते देखा। धाड़ की आवाज़ के साथ ही खिड़की का कांच टूटा। इधर रेवती के अलग से चीख निकली, उधर कांच तोड़ता रूपम का जिस्म खिड़की के पार गैलरी में गिरा। गैलरी के किनारे पर एक साया नजर आया। वह विपरीत दिशा में दौड़ा चला जा रहा था। रूपम गजब की फुर्ती के साथ उछल कर खड़ा हुआ, साई की तरफ लपका। इस बीच रेवती घबराकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी थी। उसकी और कांच टूटने की आवाज़ ने पूरे बंगले में हंगामा मचा दिया। रूपम आंधी तूफान की तरह साय के पीछे दौड़ रहा था। साया बालकनी में पहुंचा। वह घबराया हुआ था। कोई और रास्ता न देखकर फर्स्ट फ्लोर से सीधा लॉन में कूदा। रूपम ने एक क्षण भी गवाए बगैर उस पर जंप लगा दी। लॉन में कूदा साया उठकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि रूपम का जिस्म उसके ऊपर आ गिरा। एक दूसरे से गुथे दोनों घास पर लुढ़कते चढ़े गए, फिर अलग हुए, रबर के बहुओं की तरह उछले, और अब वे आमने सामने थे, एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार। रूपम गुर्राया, कौन हो तुम? जवाब में साये का जोरदार घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। मुंह से चीख निकालता रूपम हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हालांकि अपनी तरफ से उठने में काफ़ी फुर्ती का इस्तेमाल किया था उसने, परंतु संभलने से पहले साये के बूट की ठोकर उसके पेट पर पड़ी। प्रहार इतने जोरदार थे कि रूपम की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। साया उसे संभलने का मौका नहीं दे रहा था। अभी वह उसके पहले वार से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा वार पुनः मुंह से चीख निकाल देता। इधर रूपम की चीखें गूंज रही थी, उधर बंगले के लॉन की लाइटें ऑन होने लगीं। कृपाराम, शारदा देवी, रेवती, पार्वती और रश्मि लॉन में आई। लोहे वाली गेट की तरफ से दौड़ते हुए दो सशस्त्र पुलिस वाले वहां पहुंचे। दोनों की गनें साए पर तन गई। उनमें से एक चीखा, खबरदार, थाए थाए। क्षणिक अंतराल में दो गोलियां चली। दोनों पुलिसियों के हाथ में दबी गनें दूर जा गिरी। ये गोलियां लॉन के उस हिस्से से चली थीं जहां सारी लाइटें ऑन होने के बावजूद अंधेरा था। सभी ने चौंक कर उस तरफ देखा। साय ने मौके का फायदा उठाकर भागना चाहा, तभी अंधेरे से एक और गोली चली। वह गोली साई की बाईं टांग में पैवस्त हो गई। मुंह से चीख निकालता साया लहराकर घास पर गिरा। रूपम सहित सभी भौचक्के से अंधकार को घूर रहे थे, और फिर अंधकार से त्रिवेणी प्रकट हुई। सभी उछल पड़े। तो तुम? रूपम के मुंह से निकला। त्रिवेणी रोशनी में आ चुकी थी। अपने गुलाबी होंठों पर मुस्कान बिखेरती बोली, अब पहचाना तो क्या पहचाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातें सुन रही थी तुम्हारी और रेवती की। क्यों? मेरा मिशन ही तुम्हारे रहस्य तक पहुंचना है। और ये? रूपम ने साई की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? शायद कोई बेवकूफ़। त्रिवेणी घास पर पड़े करार साई की तरफ बढ़ती बोली, कर वही रहा था जो मैं कर रही थी, मगर इतनी बेवकूफ़ी के साथ कि तुम ताड़ गए। इतनी सावधानी भी नहीं बरत सका कि अपनी शैडो खिड़की के कांच पर ना पड़ने दे। रूपम के मुंह से बोलना फूट सका। त्रिवेणी ने अभी तक धुआं उगल रही अपनी रिवॉल्वर जीन्स की जेब में ठूसी और भारी बूट की ठोकर घास पर पड़े करारे साई के जिस्म पर मारी। छाया साया पलटा। अब उसका चेहरा सबके सामने था। गुल्लू? रूपम के अलग से चीख से निकल गई। वह जिसे रूपम ने गुल्लू कहकर पुकारा था, खतरनाक चेहरे वाला, उल्टे तवे जैसा काला शख्स था। छोटी छोटी आंखें, पतले होठ और बाएं गाल पर चाकू से बने लंबे जख्म का पुराना निशान। चेहरे पर पसीना और पीड़ा के भाव लिए वह रूपम को देख रहा था। जबकि त्रिवेणी ने रूपम से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? ये जिंगारा का आदमी है। कौन जिंगारा? बाबा खान के अनेक प्यादों में से एक। बाबा खान? त्रिवेणी की जुबान लड़खड़ा गई। अब ये मत कहना कि आप बाबा खान को नहीं जानती। ये सच है कि मैं उसे नहीं जानती। किसी को जानना तब कहते हैं जब आप उससे मिले हो। और अगर इस पैमाने से नापा जाए तो सच्चाई यह है कि बाबा खान को बहुत कम लोग जानते हैं। जितना सच ये है कि मैं उससे कभी नहीं मिली, उतना ही सच ये भी है कि देश में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने बाबा खान का नाम ना सुना हो। सुना है बाबा खान राजधानी का ही नहीं बल्कि मेंट अंडरवर्ल्ड का सरगना है। जुर्म की दुनिया में उसकी इजाज़त के बगैर पत्ता तक नहीं खड़क सकता। यह भी सुना है कि उसने ठीक उसी तरह पूरे प्रदेश में अपने आदमियों का जाल फैला रखा है जैसे पुलिस का जाल है। जैसे 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 जगह जगह थाने हैं, वैसे ही उसने भी अपने थाने बना रखे हैं। जैसा थाना इंचार्ज होते हैं वैसे ही उसके भी इलाका इंचार्ज है। और अपने इस विशाल तंत्र को वह एक पनडुब्बी में बैठा बैठा चलाता है। और वह पनडुब्बी समुद्र में कब कहाँ होती है कोई नहीं जानता। मगर सवाल ये उठता है कि उसकी तुम में क्या दिलचस्पी हो सकती है? उसके प्यादे का गुर्गा तुम पर नज़र क्यों रखे हुआ था? सॉरी, रूपम ने कहा, मैं नहीं बता सकता। तो ये बताएगा? शायद ना बता सके। वजह? रूपम को अपनी ज़िंदगी में इसने पहली बार देखा है। ओह! त्रिवेणी मुस्कुराई, यानी कृपाल सिंह को जानता था ये। रूपम चुप रहा। त्रिवेणी झुकी, दोनों हाथों से गुल्लू का गिरेबान पकड़ा, ऊपर उठाया।
वह चीख चिल्ला और दर्द से कराह रहा था। त्रिवेणी ने पूछा, इसे कैसे जानते हो तुम? मैं इसे नहीं जानता। तो क्या कर रहे थे यहाँ? जिंगारों ने इसके आसपास रहने, इस पर नज़र रखने और इसकी बातें सुनने का हुक्म दिया था। उसकी इसमें क्या दिलचस्पी है? मैं नहीं जानता। तुम झूठ। वो सच बोल रहा है त्रिवेणी, रूपम ने कहा। बाबा खान गैंग के लोग केवल हुक्म मचाते हैं, अपने अफसर से सवाल नहीं करते। उसे घूरती हुई त्रिवेणी बोली, तुम बाबा खान की कार्यप्रणाली के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हो। कहने के साथ ही उसने गुल्लू के जिस्म को रबर के बबुए की तरह उठाकर कंधे पर उठाया और लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। बाबा खान, 6.5 फुट लंबा कसरती जिस्म वाला शख्स, उम्र 55 प्लस, परंतु रीढ़ की हड्डी में बाल बराबर झुकाव नहीं। चौड़ा सीना तान कर जब वो चलता तो ऐसा लगता था जैसे धरती को रौंद रहा हो। भारी भरकम फेस पर काले सफ़ेद बालों की दाढ़ी थी, जो हर वक्त सलीके से तराशी हुई नजर आती थी। गेहुआ रंग, पतले होठ, मोटी नाक, चौड़ा माथा और बड़ी बड़ी आंखें। पीछे की तरफ काढ़े गए लंबे बाल। दो ही शौक थे उसे, वीडियो गेम खेलना और पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। मस्तक के बीचों बीच ऊपर की तरफ बना हुआ काला निशान उसके चेहरे पर खूब फपता था, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वालों के मस्तक पर अक्सर बन जाता है। उसका पसंदीदा लिबास था पठानी सूट, पैरों में चर्र चर्र करने वाली जूतियाँ। रात के 12 बजे होने के बावजूद वह वीडियो गेम मशीन के सामने डटा हुआ था। नजरें स्क्रीन पर थी और उंगलियां बिजली किसी गति से बटनों पर थिरक रही थी। अचानक पनडुब्बी के उस विशेष कक्ष में आवाज़ गूंजी, एक ज़रूरी खबर है बाबा खान। बोलो। आवाज़ ऐसी थी जैसे इंसानी आवाज़ में शेर बोला। गुल्लू पकड़ा गया। खेल में व्यस्त बाबा खान ने पूछा, किसने पकड़ा? त्रिवेणी ने। भाई, जो रॉकी एजेंट है। यस सर। कैसे पकड़ा गया? मुकम्मल रिपोर्ट दो। कमरे में लगे माइक से निकलने वाली आवाज़ ने कृपाल सिंह के बंगले पर घटी घटना चश्मदीद गवाह वाले अंदाज में बयान कर दी। बाबा खान ने स्क्रीन पर चल रहे खेल में बाल बराबर चूक किए बगैर घटना सुनी। बोला, अब कहाँ है वो? त्रिवेणी से रॉ स्थानीय ऑफिस में ले गई है। खास अक्लमंद व लड़की भी नहीं है। खेल में मशगूल बाबा खान बड़बड़ाया। क्या कर लेगी कुल्लू को? टॉर्चर चैम्बर में बैठाकर। बकेगा तो कुछ तभी जब पता होगा। क्या कृपाल सिंह के बंगले पर फिर किसी को भेजा जाए बाबा खान? नहीं। तो सीमा विश्वास पर नज़र रखो, आज रात वो उससे ज़रूर मिलेगा। ओके सर। आवाज़ के बाद ऐसी यांत्रिक खड़खड़ाहट उभरी जैसे संबंध विच्छेद कर दिया गया हो। अगला दृश्य। नहीं, सहमी सी रेवती ने कहा, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। रूपम ने भेद भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? क्या तुझे अभी तक मेरे कृपाल होने का विश्वास नहीं हुआ? हुआ तो है, मगर मगर समझने की कोशिश कर बेटे, शारदा ने कहा। तो कृपाल सही, लेकिन देखने से गैर मर्दी लगता है ना। एक पत्नी जो कल रात किसी और के जिस्म के साथ सोई थी, आज किसी दूसरे जिस्म के साथ सोने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकती है? और फिर पार्वती बोली, तू अभी तक कुंवारा है बेटे। अजीब हादसा हुआ है मेरे साथ, बड़बड़ाकर रूपम मानो खुद से कहने लगा। आधा रूपम बन गया हूँ, आधा कृपाल। समझ नहीं पा रहा कौन सी लाइफ जीऊँ। खुद ही के लिए एक पहेली बन गया हूँ मैं। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने कहा, खैर रेवती, चाय तो पिला सकती हो मुझे? चाय? रेवती ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाय का मतलब जानती है ना? रूपम ने रहस्यमय स्वर में पूछा। रेवती ने चकित नज़रों से उसकी तरफ देखते ही कहा, जी। तो चाय लेकर कमरे में आ जा। रेवती गर्दन झुकाए किचन की तरफ चली गई। रूपम ने शारदा देवी, पार्वती, रश्मि और कृपाराम से कहा, मैं सबसे वादा करता हूँ रेवती की इच्छा के बगैर उसका पति नहीं बनूंगा। कहने के बाद वह बेडरूम की तरफ बढ़ गया। चारों ने अजीब सी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। सभी अनेक बातें करना चाहते थे, परंतु बात का सिरा किसी को नहीं मिला। अतः कृपाराम और शारदा चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, तथा पार्वती और रश्मि उस कमरे की तरफ जिसमें उनका इंतजाम किया गया था। इधर बेडरूम में पहुंचते ही रूपम डबल बेड की साइड दराज की तरफ बढ़ा। दराज खोली। उसमें अन्य सामान के साथ एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर भी था। उन्हीं के समीप रखा था कंपोज की गोलियों का एक पत्ता। पत्ते को देखकर रूपम की आंखों में चमक सी उभरी। चोर नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर फुर्ती से पत्ता उठाया, एक गोली अलग की और जेब में डाल ली। पत्ता वापस दराज में रखा, पॉकेट लाइटर निकाला और दराज बंद कर दी। सिगरेट सुलगाई तथा सेंटर टेबल के करीब पड़ी आराम कुर्सी की तरफ बढ़ गया। उस वक्त वह आंखें बंद किए कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिकाए सिगरेट के कश ले रहा था, जब रेवती हाथ में कांच का गिलास लिए अंदर आई। आधा गिलास चाय से भरा हुआ था। रूपम को उसके आगमन की जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर खड़ी विचित्र नज़रों से रूपम को देखती रही, फिर दबे पांव आगे बढ़ी। नज़दीक पहुंची। गिलास सेंटर टेबल पर रखा। हल्की सी आहट ने रूपम की आंखें खोल दी। मुस्कुराया। रेवती ना मुस्कुरा सकी। रेवती की तरफ देखकर रूपम सीधा हुआ। सिगरेट का फिल्टर वाला सिरा
सेंटर टेबल पर रखी एस्ट्रे में कुचला। होंठों पर पति वाली मुस्कान बिखेरता बोला, मेरी चाय ला। ये तो रही। रूपम की मुस्कान गहरी हो गई। बोला, इसका मतलब तुझे अभी तक पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि रूपम के जिस्म में मैं यानी तेरा पति ही हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। रेवती घबरा कर के उठी। तो इम्तिहान क्यों ले रही है मेरा? इम्तिहान? सबके सामने जब चाय के लिए कहा तो तू समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बावजूद इस चाय को मेरी चाय बता रही है। क्या तू नहीं जानती कि ये मेरी नहीं तेरी चाय है? रात के वक्त मेरी चाय कुछ और होती है। मैं समझी नहीं। समझ तो सब कुछ रही है, परंतु देखना ये चाहती है कि मैं तेरा वही कृपालू या नहीं जिसे परसों तक बड़े प्यार से अपनी बाहों में भरकर सोया करती थी। कहने के साथ रूपम उठा, वार्डरोब की तरफ बढ़ा, उसे खोला। वहाँ देसी शराब की कई बोतलें और गिलास रखे थे। उसने एक बोतल और गिलास उठाए। वापस सेंटर टेबल की तरफ आता बोला, ये है मेरी चाय। क्या तुझे अब भी यकीन नहीं हुआ कि मैं? फिर इसे कौन पिएगा? रेवती ने चाय की तरफ इशारा किया। रूपम पुनः आराम कुर्सी पर बैठता बोला, तू। रेवती अब भी असमंजस में धंसी खड़ी रही। तू चाय पीती है और मैं ये। सोने से पूर्व हम रोज़ ऐसा ही करते हैं ना? रेवती के हाथ बोतल का ढक्कन खोलने के लिए पड़े। ना ना ना, रूपम हंसा, ऐसे नहीं। फिर कैसे? इन क्षणों के लिए मैंने तुझे एक खास लिबास लाकर दिया था। रेवती के चेहरे पर पसीना झिलमिलाने लगा। बाथरूम के साथ अटैच ड्रेसिंग में होगा, जा पहन कर आओ उसे। उसके बाद ही हम आप आमने सामने बैठकर चाय पियेंगे। मैं आपके सामने बोली बात? रेवती, एकाएक रूपम के हलक से घुर्राहट निकली। तू समझती है मुझे नखरे पसंद नहीं? और कितने तरीके से मेरा कृपाल होने का भरोसा करेगी? तुमसे भी कह चुका हूँ, जब तक तू नहीं चाहेगी। फिर वो लिबास पहनने में क्या है? उसकी डांट ने रेवती की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। घबरा कर बाथरूम की तरफ बढ़ गई वह। उधर उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, इधर रूपम के होठों पर मुस्कान उभरी। जेब में हाथ डाला, कंपोज निकाली और चाय के गिलास में डाल दी। अब उसने बोतल की सील तोड़ी, मगर शराब गिलास में नहीं डाली। सिगरेट सुलगाई, रेवती की वापसी का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी। रूपम ने पलटकर उस तरफ देखा और देखते ही रह गया। रेवती के जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर और ब्रा थी, दोनों का रंग काला। और रेवती के दूध से जिस्म पर यह खास लिबास देखते ही रूपम के उठा, वाह, वंडरफुल। इस लिबास को पहनते तो बहुत लोग हैं रेवती, मगर बना यह खास तेरे लिए। रेवती के चेहरे पर झेप, खौफ व शर्म के ढेर सारे भाव थे। उसने अपनी टांगें एक दूसरे से सटा ली। हाथों की कैंची से वक्षस्थल ढका। ठहाका लगाकर हंस पड़ा रूपम। बोला, यही उस दिन भी तेरा अंदाज बिल्कुल यही था, जिस दिन मैं ये लिबास लेकर आया था। पहली बार पहनकर मेरे सामने आने पर ऐसे ही सकुचाई थी तू, मगर अब तो 4 महीने हो गए उस रात को गए, और हर रात तू यही पहनती रही है। धीरे धीरे इतनी खुल गई कि बेहिचक मेरे सामने उसी तरह घूमती थी जैसे साड़ी पहनकर घूमती है। आह, आ रेवती, आकर पैक बना। सकुचाती सी वो आगे बढ़ी, नज़र मिलाए बगैर नज़दीक आई। रूपम नैन सुख हासिल करता रहा और रेवती शराब गिलास में डालती रही। पूरा गिलास भरने के बाद उसने बोतल वापस रखी। बैठ। रूपम ने सेंटर टेबल के पार पड़ी सोफ़ा चेयर की तरफ इशारा किया। सिमटी सी बस सोफे पर बैठ गई। रूपम ने अपना गिलास उठाने के साथ कहा, चीयर्स। यंत्र चालित सी रेवती ने चाय पीनी शुरू की। अब तो मान ले मैं वही हूँ, रूपम कहता चला गया। तेरे मेरे बीच की भला इतनी प्राइवेट बातें किसी साले रूपम वूपम को कैसे पता हो सकती हैं? दिल तो मान रहा है, मगर दिमाग दिमाग को क्या हुआ? सोचती हूँ अगर आप वे नहीं हुए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कुर्बान जाऊँ रेवती, कुर्बान जाऊँ तुझ पर। आज पहली बार ये सोचकर खुद पर गर्व हो रहा है कि तू कितने पक्के तौर पर मेरी है। मगर इतनी सब बातों के बाद आखिर तू शंका किस बेस पर कर रही है? क्या हमारी इतनी प्राइवेट बात है? वो सब अपनी जगह है, और आपका जिस्म अपनी जगह। दिमाग बार बार एक ही बात कह रहा है, ये कि जैसा दुनिया में पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ वैसा आप ही के साथ कैसे हो सकता है? मरने के बाद किसी और का शरीर धारण करके भला कोई कैसे दुनिया में वापस आ सकता है? भगवान का कैसा चमत्कार है ये? मैं खुद इन्हीं सवालों में उलझा हुआ हूँ। भगवान ही जाने जवाब कभी मिलेंगे भी या नहीं। तो सही, दूसरे लोगों की स्थिति शायद मुझसे बेहतर है, क्योंकि वो ये सोच सकते हैं कि कोई और चक्कर होगा, मगर मैं जानता हूँ कि और कोई चक्कर नहीं है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं कृपाली हूँ? दूसरों को तो केवल वैसी कुछ बातें करके विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ जैसी तुझसे की। बातों से तो आप वही लगते हैं। इसी किस्म की बातें करती करती रेवती पूरी चाय पी गई। 10 मिनट बाद झूमती सी बोली, मुझे नींद आ रही है, तो बेड पर जाकर सो जा। रूपम के होठों पर कुटिल मुस्कान हो। नहीं। आंखों को ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास करती हो बताई, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। तो कहाँ सोएगी? माँ जी के पास। रूपम हंसा, इस लिबास में? मैं कपड़े चेंज और बस। इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी वो।
फिर सोफा चेयर की पुष्ट से टकराया और जिस्म लाश के माने पसर गया। रूपम को मानो इसी क्षण का इंतजार था। बिजली किसी गति से गिलास मेज पर रखा, उठा, सारे कमरे में ऐसी नजर दौड़ाई जैसे जांच कर रहा हो कि उसकी इस हरकत को किसी ने देखा तो नहीं है। रिस्ट वॉच पर नजर डाली, वही 1 बजा रही थी। सेंटर टेबल से बचता हुआ सोफा चेयर के नज़दीक पहुंचा, झुका और रेवती का जिस्म उठाया। वो कुनमुनाई। किसी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बगैर रूपम बेड के नज़दीक पहुंचा, जिस्म को उस पर डाला और एक चादर ढक दी। कुछ देर बेड के नज़दीक खड़ा रेवती के चेहरे को देखता रहा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ा, उसे खोला, एक दराज खोली। दराज में रिवॉल्वर रखा था। वो 35 बोर स्मिथ एंड वेसन कंपनी का था। उसने रिवॉल्वर उठाया, चैम्बर खोला, 6 के 6 खानों में गोलियां थी। चैम्बर ऑफ करके रिवॉल्वर जेब में डाला, स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, जो स्विच ऑन था उसे ऑफ किया। कमरे में अंधकार छा गया, मगर इस अंधकार में भी रूपम को मानो सब नजर आ रहा था। वह फुर्ती के साथ न केवल बाथरूम वाले दरवाजे के नज़दीक पहुंचा, बल्कि उसे खोलकर बाथरूम में समा गया। यहाँ की लाइट ऑन की, बाथरूम से ड्रेसिंग रूम में पहुंचा और अपेक्षा कर तो छोटे दरवाजे की तरफ लपका जो अंदर की तरफ से बंद था। बहुत आहिस्ता से चटकनी गिराई उसने, उतनी आहिस्ता से खोला। बंगले का किचन लॉन उसके सामने था। अंधेरा छाया हुआ था वहाँ। रूपम बाहर आया, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बाहर की तरफ से भिड़ाकर बंद किया। कुछ देर बाद वह चोरों की तरह दबे पांव पौधों से बसता हुआ उस बाउंड्री वॉल के नज़दीक पहुंचा, जो असल में इस और बाईं तरफ वाले बंगले की सीमा रेखा थी। बाउंड्री वॉल मुश्किल से 4 फुट ऊंची थी। रूपम बड़ी आसानी से बगैर आहट पैदा किए दूसरी तरफ कूद गया। अब वह खुद को अंधेरे में रखे दूसरे बंगले का किचन लॉन पार कर रहा था। इस तरह उसने 3 बंगलों के किचन लॉन पार किए। चौथे बंगले की मुख्य बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा। उस बंगले के लोहे वाले गेट पर कोई गार्ड या चौकीदार नहीं था। बाउंड्री वॉल क्रॉस करके सड़क पर पहुंचा। सड़क सुनसान पड़ी थी। इक्का दुक्का वाहन गुजरे भी, परंतु उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद टैक्सी नजर आई। रूपम ने हाथ दिया, टैक्सी रुक गई। पिछला दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठता बोला, डीएम हाउस। अगला दृश्य। अपने पति को बाहों में भरे सीमा विश्वास ने कहा, अनिल, मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं सकता। फिर वो सब क्या है जो रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर कह रहे हैं। छोड़ो सीमा, बात मत करो उस साले खद्दर वाले की। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। सोचा तो मैंने भी यही था। राहत की बड़ी लंबी सांस ली थी मैंने, लेकिन जब से सुनाई कि वह किसी और शरीर में लौटा है, तब से सांस फिर वहीं अटकी है जहाँ उसके जीवित होने पर अटकी रहती। कोई और चक्कर होगा। वो होता तो यहाँ ज़रूर आता। सीमा के जवाब देने से पहले कॉल बेल एक खास अंदाज में बजी। उछल पड़ी सीमा, मुंह से निकला, वो आ गया। अनिल भी चिंक कर उठ बैठा। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, रंग ऐसे जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। सीमा के फेस पर ऐसा खौफ था जैसे शेर के सामने बंधी बकरी के फेस पर होता है, जबकि अनिल के चेहरे पर खौफ के साथ आश्चर्य और गुस्से के भाव भी थे। जो कंबल कॉल बेल बजने से पूर्व तक उन्होंने ओढ़ रखा था, वह झटके से उठने के कारण फर्श पर गिर गया। अनिल के जिस्म पर नाइट सूट था और सीमा के जिस्म में जीना नाइट गाउन। कॉल बेल पुनः खास अंदाज में बजी। वही है अनिल, सीमा कांपती आवाज़ में चीख पड़ी। तुम जानते हो इस खास अंदाज में वही, सिर्फ वही कॉल बेल बजाता है। अनिल के मुंह से बोल ना फूट सका। वो मूर्खों की तरह चेहरा उठाए सीमा की तरफ देख रहा था, जबकि पगलाई सी सीमा दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी। तुमने तो कहा था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। कैसे आ गया वो, कैसे आ गया? अनिल अब भी कुछ ना बोल सका। बोलो अनिल, बोलो। सीमा ने उसे झंझोड़ा। अब मैं क्या करूं? मैं छुप जाता हूँ। अनिल मानो नींद से जागा। तुम दरवाज़ा खोलो। फिर वही कहानी, फिर वही खेल जिससे इतनी मुश्किल से पीछा छूटा था। पगलाई सी सीमा कहती चली गई, क्या होगा तुम्हारे छुप जाने से? तुम्हारे सामने रहने में ही कौन सा वो डरता है? नहीं अनिल, नहीं। अब मैं ये जलालत नहीं झेल सकती। कॉल बेल तीसरी बार खास अंदाज में बजी। दरवाज़ा खोलो सीमा, वरना वो वाक्य अधूरा छोड़कर अनिल बेड के नीचे घुस गया। सीमा के चेहरे पर उसके लिए हकारत के भाव उभरे। पलंग से उतरी, ड्राइंग रूम में पहुंची। पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मुख्यदार के नज़दीक पहुंचकर कांपते सर में पूछा, कौन है? मैं हूँ सीमा, दरवाज़ा खोलो। मैं कौन? कृपाल, गुर्राकर कहा गया। कालवेल की आवाज़ से नहीं समझी क्या? होश उड़ गए सीमा के। जिस्म ही नहीं, दिलो दिमाग तक जाम हो गया। कुछ नहीं सूझ रहा था उसे, क्या करे क्या ना करे। नहीं, वो हलक फाड़ कर चिल्ला उठी, तुम कृपाल नहीं हो सकते। सारी दुनिया जानती है कृपाल सिंह यादव मर चुका है। यही दुनिया ये भी जानती है जाने मन कि रूपम के रूप में मेरी वापसी हो चुकी है। नए शरीर के दर्शन नहीं करोगी मेरे? सीमा के होश फाख्ता हो गए। जुबान तालू से जा चिपकी। बंद दरवाजे के पार से पुनः आवाज़ उभरी, दरवाज़ा खोल सीमा, वरना तू जानती है अनिल सारी ज़िंदगी जेल में एड़ियाँ रगड़ता रहेगा। सीमा घबरा गई, आगे बढ़ी।
दरवाज़ा खोला। सामने रूपम खड़ा था, वह जिसकी शक्ल उसने जीवन में पहली बार देखी थी। रूपम उसे ज़ोर से धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सीमा उस वक्त खुद को फर्श पर गिरने से रोकने के लिए लड़खड़ा रही थी। जब रूपम ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, वापस पलटा और होंठों पर जहरीली मुस्कान लिए बोला, कैसा लगा मेरा नया शरीर? सीमा को जवाब न सूझा। अनिल कहाँ है? आउट ऑफ स्टेशन। झूठ बोलती है साली, झूठ बोलती है। कहने के साथ रूपम ने झपट कर उसके बाल पकड़े और बगैर रहम किए घसीटता हुआ बेडरूम में ले आया। ऊंची आवाज़ में बोला, मैं समझ सकता हूँ तू यहीं कहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, सामने आ जा प्लीज़। सीमा ने कहा, छोड़ दो मुझे। पहले अनिल। अनिल ने पलंग के नीचे से निकलते हुए कहा, सीमा को छोड़ दो। हाँ, ये हुई बात। रूपम ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब कोई बेवकूफ़ चालाकी दिखाए। दोनों में से किसी के मुंह से बोल न फूट सका। चेहरों पर हैरानियां लिए वो रूपम की तरफ देख रहे थे, उस रूपम की तरफ जिसे यकीनन अपनी लाइफ में उन्होंने पहली बार देखा था। आंखों में कृपाल जैसी वासना भरकर उसने सीमा से कहा, मेरे शरीर से बड़ी शिकायत रहा करती थी तुझे, सचमुच। उस शरीर में मैं खूबसूरत नज़र नहीं आता था, मगर अब तो खुश हो जाया करेगी तू। देख अनिल, देख अनिल से भी सुंदर हूँ मैं। वे चाहकर भी कुछ ना बोल सके। इस तरह क्या देख रहे हो, जैसे लोग ताजमहल को देखते हैं। कहने के बाद खुद ही जवाब भी दे दिया उसने, अरे हाँ, इस तरह तुम देखो भी क्यों नहीं मेरी तरफ। बहरहाल ताजमहल से ज़्यादा आश्चर्यजनक वस्तु हूँ मैं, दुनिया का वो पहला और शायद आखिरी शख्स जिसका शरीर देखकर लोग मुझे कुछ और समझते हैं, बातें करके कुछ और। हिम्मत करके अनिल ने कहा, हम यकीन नहीं कर पा रहे कि तुम, अगर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा है बेवकूफ़, तो कब और कैसे करेगा? यदि मैं कृपाल ना होता तो कैसे जान सकता था कि यहाँ अनिल विश्वास नाम का एक ऐसा डीएम रहता है जिसके घर में बेधड़क घुस सकता हूँ। कैसे उसी अंदाज में कॉल बेल बजाते था जैसा हमेशा बजाता आया हूँ। अगर मैं कृपाल नहीं हूँ तो कैसे जान सकता हूँ कि मेरे पास तेरे भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं जिसके बूते पर तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी को भोग सकता हूँ। पहली बार तो ये हिचकी भी थी, मगर अब तो हिचकती भी नहीं है, बल्कि प्लीज़। सीमा चीख पड़ी, प्लीज़ चुप रहो। क्यों? रूपम के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। शर्म आ गई पतिदेव के सामने? यहाँ क्यों आए हो तुम? अनिल ने पूछा। हाँ, ये हुई काम की बात। रूपम की कुटिल मुस्कान कुछ और गहरी उठी। नजरें झीने नाइट गाउन से झांक रही ब्रा और ब्रा में कैद सीमा के वक्ष स्थल पर जमाई कहता चला गया, आया तो किसी और ही काम से था, मगर इन्हें देखकर हमेशा की तरह मन डोल गया। क्या करूं, आकर्षक ही इतने हैं ये, अभी तक खत्म ही नहीं हुई इनमें मेरी। अगर सिर्फ इसलिए आया तो मैं बाहर जा रहा हूँ। कहने के साथ अनिल दरवाजे की तरफ बढ़ी था कि रूपम ने बाज की तरह झपट कर न केवल दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ लिया, बल्कि बुरी तरह झंझोड़ता हुआ गुर्राया, हरामजादे, क्या समझता है तू? बाहर जाकर क्या मेरे कहर से बच जाएगा? मतलब? अनिल बुरी तरह बौखला गया। बोल, कौन चला रहा था वो ट्रक? ट्रक? कौन सा ट्रक? वही जिसने मेरी हत्या की। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अगर मेरी समझ में आ चुका है कि मेरी हत्या तुम्ही ने कराई है, और मेरी रिस्ट वॉच भी तुम्हारे ही पास है। क्या बात कर रहे हो? कौन सी रिस्ट वॉच? रेखा आराम से बात करने के बाद मैं सीधा यहाँ आया था। ये बात अपने बयान में मैंने किसी को नहीं बताई। हमेशा की तरह तेरे बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाई और उसके बाद यहाँ से निकला। रास्ते में ट्रक से मेरी हत्या की। तुम्हें, सिर्फ तुम दोनों को मालूम था कि रास्ते से मैं गुजरने वाला हूँ। मेरी हत्या करने का सबसे अच्छा मौका तुम ही दोनों के पास था। लेकिन सीमा क्या उठी, हम तुम्हारी हत्या क्यों करने लगे? हरामजादी। गुर्राने के साथ रूपम ने अनिल का गिरेबान छोड़कर सीमा के बाल पकड़े और दांतों पर दांत जमाकर बोला, वो दिन गए जब मैं तुझे परियों की शहजादी कहता था। मैं जानता हूँ किसी नागिन से कम नहीं है तू। हर पल यही दुआ करती थी कि भगवान जल्दी से मुझसे पीछा छुड़ाए। ये झूठ है कृपाल, अनिल ने कहा। तुम्हारी हत्या से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ऐसे नहीं भकोगे तुम। कहने के साथ रूपम ने बिजली की सी गति से रिवॉल्वर निकालकर अनिल की कनपटी पर रख दिया। ऐसे भकोगे? तू सुन जाने बाहर गुले गुलजार, अगर फ़ौरन से पहले नहीं उगला कि मेरे मर्डर की सुपारी तुमने किसे दी थी, तो मेरी उंगली का हल्का सा इशारा तेरी मांग में भरे सिंदूर को खाक में बदल देगा। बदल दे, सीमा ने अजीब सर में कहा। मर्द का बच्चा है तो मार डाल इसे। अनिल हैरान, रूपम परेशान। बोला, मतलब? मतलब क्या पूछता है? गोली चला, ख़त्म कर दे इसे। और अगर नहीं मार सकता तो सिर्फ धमकी दे रहा है तो साफ साफ कहूँगी तू भी नामर्द है। इसकी तरह मर्द की खाल में छुपा नामर्द है तू भी। क्या बक रही है, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, सीमा के धैर्य की मानो सभी दीवारें टूट गईं। पागल हो गई हूँ मैं। कब तक ऐसी औरत पागल नहीं होगी जिसे पति के रूप में एक ऐसा नामर्द मर्द मिला जो अपनी बीवी को दूसरे के हवाले कर खुद चौकीदारी करता है। अरे किस काम का वो सुहाग जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके? क्या करूँगी उसके लिए मांग में सिंदूर भरकर जो जेल से डर कर अपनी अर्धांगनी का सौदा कर बैठा।
कुछ देर पहले इसने कहा, तेरी हत्या करने का ख्याल तक कभी हमारे दिमाग में नहीं आया। आधा सच है ये। इसे हमारे नहीं मेरे कहना चाहिए था। बाकी का आधा सच ये है कि मेरे दिमाग में पहली रात से ही उसे ख़त्म कर देने की बात है। मैं चाहती थी कि ये तुझे मार डाले, यहीं मारे। ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि सारी ज़िंदगी अपने पति पर गर्व कर सकूं। कई बार इसे उकसाया भी, साफ साफ भी कहा कि अनिल, मुझे कृपाल नाम के राक्षस से मुक्त कर दो। मैं ये चाहती थी कि तेरा खात्मा करके ये फांसी पर भी झूल जाए तो मैं इसकी राख मांग में सजाकर मन में ये फ़क्र रखकर शान से जीऊँ कि मेरा सुहाग, मेरा पति एक खुददार आदमी था। मगर ये तो महाकायर, महा डरपोक निकला। तेरी आहट सुनकर चूहे की तरह बेड के नीचे घुस जाता था ये कमीना। उसी बेड के नीचे जिस पर इसकी पत्नी को तुझ जैसा राक्षस रौंद रहा होता था। धिक्कार है ऐसे सुहाग पर। मार, चला गोली। मैं इसके खात्मे खात्मे की तलबगार हूँ। सुन, रूपम मुस्कुराया। अपने बारे में अपनी पत्नी के पवित्र विचार सुने तूने? मारे शर्म के अनिल की गर्दन झुकी हुई थी। और अब तू सुन। बगैर जरा भी डरे सीमा ने झपट कर दोनों हाथों से रूपम का गिरेबान पकड़ा और चीखती चली गई, मर्द का बच्चा तू भी नहीं है। पति की अंधी मोहब्बत में लाचार औरत को कुचलना मर्दानगी नहीं, हिजड़ापन होता है। रूपम ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, तू तो वाकई पागल हो गई लगती है। लड़खड़ाकर फिर संभलती हुई सीमा गुर्राई, धक्का के दे जा जलील। रिवॉल्वर तेरे हाथ में है, मार डाल इसे या मुझे खत्म कर दे। सीमा प्लीज़। अनिल क्या उठा, संभालो खुद को। बहुत संभाल चुकी चूहे, बहुत संभाल चुकी। कृपाल की मौत तक तो संभाल ही रही खुद को। इसके यहाँ आगमन से पहले यही सोचकर खुद को संभाली हुई थी कि चलो जो हुआ उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाऊंगी। बहरहाल कृपाल की मौत के साथ वह अध्याय समाप्त हो गया। मगर इसकी वापसी ने सभी बांध तोड़ दिए मेरे। अब मैं कोई जलालत, कोई गंदगी सहने को तैयार नहीं हूँ। तो जैसे पति पर थूकती हूँ मैं। और ये तो छू तक नहीं सकेगा मुझे। देखते देखते बड़ी चालू चीज़ बन गई तू। रूपम के होंठों पर कुटिल मुस्कान खेली। खुद को और अपने पति को बचाने के लिए अच्छा खासा ड्रामा कर डाला। मतलब तूने यही सोचकर ये नाटक शुरू किया है ना कि ऐसा करेगी तो दोनों एक ही झटके में मेरे शक के दायरे से बाहर हो जाओगे। मैं ये मान भी लूँगा कि कम से कम तुम्हारी मेरी हत्या से कोई संबंध नहीं है। काश, सीमा ने नागिन की तरह बल खाया, काश इस हिजड़े में तेरा कत्ल करने की कुवत होती। ऐसा होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता मुझे। मैं तेरे झांसे में। रूपम इतना ही कह पाया था कि जाने अनिल को क्या हुआ। बड़ी फुर्ती से पलटकर रूपम की रिवॉल्वर वाली कलाई में कराट मारी। रूपम ने स्वप्न में भी अनिल से इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। शायद इसलिए वह असावधान था। और इसी गफलत का नतीजा था कि मुंह से चीख निकली, रिवॉल्वर हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अनिल का घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। रूपम लड़खड़ाकर सोफे से उलझा ज़मीन पर गिरा। सीमा के दांत कसते चले गए। उसके शब्दों में अनिल पर मानो जुनून सवार कर दिया था। वह बाज की तरह रूपम पर झपटा, परंतु तब तक रूपम उसके हर हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। बड़ी फुर्ती से करवट बदली उसने। अनिल मुंह के बल उस स्थान पर गिरा जहाँ क्षण भर पूर्व तक रूपम था। रूपम उठा और उस वक्त अनिल भी उठने की कोशिश कर रहा था जब रूपम ने अपने बूट की ठोकर पूरी ताकत से उसकी छाती पर जमाई। मुंह से चीख निकालता अनिल इस बार बेड पर जा गिरा। सीमा एक कोने में पड़े रिवॉल्वर पर झपटी। रूपम लपका। सीमा के रिवॉल्वर तक पहुंचने से पहले उसके बाल पकड़े और तेज धक्का देकर उसे एक तरफ फेंक दिया। मुंह से चीख निकालती सीमा एक दीवार से जा टकराई। इतना सब बखेड़ा क्योंकि सीमा के कारण हुआ था, इसलिए रूपम को मेन खुंदक उसी से थी। अतः पुनः झपटकर उसके बाल पकड़े। मगर सीमा तो मानो रणचंडी बन चुकी थी। अपना दायां घुटना उसने बहुत जोर से रूपम की टांगों के जोड़ पर मारा। रूपम के हलक से चीख निकल गई। बिलबिला उठा वो। सीमा का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। उधर अनिल रिवॉल्वर पर जंप लगा चुका था। भन्नाई हुई सीमा ने एक और वार करने के लिए हाथ चलाई था कि इस बार रूपम ने उसकी कलाई पकड़ ली। न केवल पकड़ ली बल्कि उसे मोड़कर सीमा की पीठ से लगा दी। सीमा छटपटा उठी। तभी रूपम पर रिवॉल्वर ताने अनिल गरजा, खबरदार। रूपम को जहाँ का तहाँ सक पकाना पड़ा। सीमा ने ठीक ही कहा कुत्ते, चूहा बन गया था मैं। चेहरे और आंखों से ही नहीं, मुंह से भी आग उगलता चला गया अनिल। मेरा अंजाम चाहे जो हो, मगर तेरा अंजाम मौत ही होना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना सीमा, माफ़ कर देना मुझे। कहने के साथ उसने दांतों पर दांत जमाए और ट्रिगर दबा दिया। थाए गोली चली, रूपम के सीने में लगी। हल्की सी हलक से चीख निकली और प्राण पखेरु उड़ गए उसके। अगला दृश्य। नहीं। जोर से चीखने के साथ गौरव बिस्तर से उछल पड़ा। साथ ही उछल पड़ी शिप्रा। नाइट बल्ब के मध्यम प्रकाश में उसने देखा, गौरव इस तरह हाफ रहा था जैसे मैराथन की दौड़ जीत कर आया हो। चेहरा लाल सुर्ख, जिस्म का सारा खून मानो वहीं से मट आया था। पसीने से बुरी तरह तरबतर था वह। शिप्रा ने कहा, क्या हुआ गौरव? गौरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कोई बुरा सपना देखा क्या? गौरव ने पूछा।
कौन हो तुम? क्या मतलब? शिप्रा हैरान। जवाब दो। गौरव ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। कौन सी जगह है ये? किसका बेडरूम है? और तुम मेरे साथ कैसे सोई हुई थी? गौरव, क्या हो गया तुम्हें? शिप्रा घबरा गई। होश में आओ, मैं शिप्रा हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारे साथ मैं नहीं तो कौन सोएगी? शिप्रा मेरी पत्नी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव के हाथों की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। मुंह से हैरानियों भरे शब्द फूट रहे थे। एक बार फिर ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? कैसा चमत्कार है तेरा? मैं क्यों और कैसे बार बार शरीर चेंज कर रहा हूँ? सीमा उसकी अटपटी बातें सुनकर घबरा गई। उसके दोनों कंधे पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ती हुई चीखी। क्या हुआ गौरव? क्या हो गया तुम्हें? कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? मैं गौरव नहीं हूँ। गौरव? शिप्रा चिल्लाई। मेरा नाम कृपाल है, कृपाल सिंह यादव। हे भगवान, शिप्रा रो पड़ी। क्या हो गया है तुम्हें? दूसरी बार हत्या की गई है मेरी। इस बार मैं हत्यारे का नाम भी जानता हूँ। बड़बड़ाता गौरव मानो खुद से कह रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे देखते ही देखते गोली मारी गई है मुझे। और गोली मेरे सीने में लगी। अगले ही पल लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया मैं। क्या बात कर रहे हो गौरव? कहाँ गोली लगी है तुम्हें? तुम तो जिंदा हो। हाँ, मैं जिंदा हूँ। एक बार फिर जिंदा हूँ मैं। मगर मगर अपना नाम क्या बताया तुमने? शिप्रा। हाँ, शिप्रा। गौरव ने कहा। देखो शिप्रा, बस एक बात को छोड़कर मेरी समझ में सारी बातें आ रही हैं। सब कुछ समझने के बाद तुम्हारी हालत भी पार्वती और रश्मि जैसी होने वाली है। कृपाल के शरीर से मैं रूपम के शरीर में गया। रूपम के शरीर से इसमें। क्या नाम लिया था तुमने शरीर का? हाँ, गौरव। मैं शरीर से गौरव ज़रूर हूँ, मगर असल में कृपाल हूँ, इस स्टेट का होम मिनिस्टर। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हो कैसे और क्यों रहा है। नहीं। इस बार शिप्रा जोर से चीखती हुई न सिर्फ उससे अलग हो गई, बल्कि बेड से कूद पड़ी। हैरत और खौफ की जाती के कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पागलों की तरह चीख पड़ी वह। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो गौरव कि ये झूठ है, मजाक कर रहे हो तुम। ये सच है। गौरव ने भी बेड से उतरते हुए कहा। क्या तुमने अखबारों में रूपम की कहानी नहीं पढ़ी? टीवी पर सुना था। तब तो आसानी से मामले को समझ सकती हो। मैं वही हूँ। एक बार फिर गौरव की बात अधूरी रह गई। बेडरूम का बंद दरवाज़ा बहुत जोर से भड़बड़ाया गया। साथ ही घबराई हुई सी मर्दानी आवाज़ उभरी। क्या हुआ बहू? तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो? जनानी आवाज़। गौरव ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। शिप्रा हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रही थी। उसने बोलना चाहा। भय की जाती के कारण आवाज़ न निकल सकी। शिप्रा दौड़कर दरवाज़ा खोल देना चाहती थी, परंतु गौरव उसके और दरवाजे के बीच में खड़ा था। उसके नज़दीक से गुजरने का साहस नहीं जुटा सकी वह। बहू। गौरव, दरवाज़ा पुनः भड़बड़ाया गया। दरवाज़ा खोलो। गौरव ने शिप्रा की तरफ देखा। इस बार शिप्रा को जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या नजर आया कि सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। टांगें बुरी तरह कांपने लगी थी। लगा वे उसके जिस्म का बोझ नहीं संभाल पा रही हैं। इस बीच दरवाज़ा एक बार और पीटा जा चुका था। गौरव आगे बढ़ा, दरवाजे के नज़दीक पहुंचा और उसे खोल दिया। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? घबराए हुए एक अंधेड़ जोड़े ने कमरे में कदम रखे। इधर गौरव कुछ नहीं बोल सका। उधर शिप्रा के चेहरे पर खौफ के साए मंडरा रहे थे। अंधेड़ मर्द ने शिप्रा की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या हुआ बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्यों रे? महिला ने गौरव से पूछा। बहू को डांटा है क्या? बाबूजी, शिप्रा बड़ी मुश्किल से कह सकी। ये कह रहे हैं ये गौरव नहीं है। क्या? अंधेर बुरी तरह भन्ना कर गौरव की तरफ पलटा। मैं नहीं जानता आप कौन है, गौरव ने शांत और समझाने वाले स्वर में कहना शुरू किया। क्या नाम है आपका? मगर आप जो भी हैं, हड़बड़ाएं या बौखलाएं नहीं, बल्कि धैर्य और शांति से मेरी बात सुने। शायद मैं अपनी प्रॉब्लम आपको समझा सकूं। कैसी ऊटपटांग बातें कर रहा है? अंधेड़ थोड़ा बिगड़ा। मुझे अपने बाप को नहीं जानता तू? और नाम? अब क्या नाम लेकर पुकारेगा मुझे? गौरव ने पूछा। क्या आप रूपम की कहानी से परिचित हैं? कौन रूपम? वह जो खुद को कृपाल सिंह यादव बताता था। ओह अच्छा, वो। दुनिया में आज ऐसा कौन होगा जो उस कहानी से परिचित ना हो? अजीब बखेड़ा है। मेरी ही क्या, बड़े बड़े धुरंधरों की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है वो किस्सा। कम वक्त अणु और परमाणु बम बनाए फिरते हैं। चांद पर इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। मगर इंसान ही जिसमें रहने वाली उस वस्तु के बारे में नहीं जान सके, जिसके निकलते ही हमारे बाल और नाखून बढ़ने बंद हो जाते हैं। खून पानी बन जाता है। शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। जिसमें से बदबू उठने लगती है। मेरे ख्याल से शरीर में रहने वाली वही वस्तु रूपम के जिस्म में घुस गई। मगर यहाँ रात के इस वक्त तुम पति पत्नी के बीच रूपम का किस्सा कैसे छिड़ गया? बाबूजी, मैं पापा पापा कहता है तू मुझे? पापा ही सही, गौरव बोला। दरअसल मैं। क्या मैं कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? मैं कृपाल सिंह यादव। क्या बक रहा है तू? अंधेड़ के होश फाख्ता हो गए। पागल तो नहीं हो गया? गौरव, गौरव तू मेरा बेटा है बेटे। अधेड़ महिला बुरी तरह घबरा कर रोती हुई उससे लिपट गई। याद करने की कोशिश कर, मैं तेरी माँ हूँ लक्ष्मी। वो तेरे पापा हैं सेठ शांति स्वरूप।
और वो तेरी पत्नी है शिप्रा, तेरी पसंद की पत्नी। तुम आपस में प्यार करते थे। 3 महीने ही तो हुए हैं शादी को। बताने के लिए शुक्रिया, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ी। दिमाग पर जोर डाल बेटे, शांति स्वरूप ने कहा। एक ही तो बेटा है तू हमारा। तू ही इस तरह की बातें करने लगेगा तो क्या होगा हमारा। और देख, शिप्रा की तरफ देख। तेरी बातें सुनकर कितनी घबरा गई बेचारी। क्या तू उसकी ऐसी हालत देख सकता है? इससे तो इतना प्यार करता था तू कि हमने शादी से इनकार किया तो हमेशा के लिए घर छोड़ने पर आमादा हो गया था। कह दे, कह दे कि तू मजाक कर रहा है। शांति स्वरूप जी, गौरव ने कहा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, मगर इस हकीकत को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें कि आपके साथ भी वही हो चुका है जो रूपम की माँ बहन के साथ हुआ था, उतना ही अच्छा है। रूपम के रूप में मेरा कत्ल हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अभी तो लाश भी वहीं पड़ी होगी। कहाँ? अनिल के बेडरूम में। कौन अनिल? राजधानी का डीएम, मेरा कातिल। क्या पक रहे हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। न आप अनिल को जानते हैं, न कृपाल सिंह से उसके संबंध को। तो मेरी किसी भी बात का मतलब आपकी समझ में आ भी कैसे सकता है? प्लीज़ मुझे बताइए, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? राजधानी में ही हूँ, मगर मगर मेरी बात तो सुनो बेटे, याद करने की कोशिश तो। कोई फ़ायदा नहीं। टेलीफोन तो होगा यहाँ? हाँ है। मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। किसे? उसे जिसके बाद आपको ही नहीं सारी दुनिया को यकीन करना पड़ेगा कि कृपाल सिंह एक बार फिर मरने के बावजूद जिंदा है। शांति स्वरूप दंग रह गए। लक्ष्मी और शिप्रा की ज़ुबानें तो पहले ही तालुओं से जा चुकी थी। प्लीज़, गौरव ने कहा, मुझे बताइए फ़ोन कहाँ है। आओ। कहने के साथ शांति स्वरूप दरवाजे की तरफ बढ़े। गौरव उनके पीछे चल दिया। लक्ष्मी और शिप्रा उसके पीछे थी। वे ऐसे अंदाज में चल रही थी जैसे पत्थर की मूर्तियां सरक रहीं। एक लंबी गैलरी पार करने के बाद वे डबल हाइट हॉल में पहुंचे। वहां कार्निश पर एक खूबसूरत फ़ोन रखा था। शांति स्वरूप ने मुंह से कुछ बोले बगैर उसकी तरफ इशारा किया। गौरव लपक कर फ़ोन के नज़दीक पहुंचा। रिसीवर उठाकर तेज़ी से एक नंबर डायल करना शुरू किया, और यही पल था जब शांति स्वरूप ने नज़दीक रखा चीनी मिट्टी का बना एक गुलदस्ता उठाया। उस वक्त वे गौरव के पीछे खड़े थे। अभी गौरव पूरा नंबर डायल नहीं कर पाया था कि शांति स्वरूप में बिजली किसी फुर्ती के साथ गुलदस्ता गौरव के सिर पर दे मारा। गुलदस्ता खील खील हो गया। गौरव के ही नहीं, लक्ष्मी और शिप्रा के अलग से भी चीखें निकल गईं। अगला दृश्य, रूपम का जिस्म धाड़ से फर्श पर गिरा। अनिल के हाथ में दबे रिवॉल्वर से अब सिर्फ धुआं ही निकल रहा था। इधर वह बकाया सा खड़ा था, उधर सीमा। रूपम के जिस्म से गर्म और गाढ़ा खून भल्ल भल्ल बह रहा था। फर्श रंगता चला गया। कुछ पलों के लिए समय जैसे रुक गया था। सीमा और अनिल स्टैचुओं से खड़े खून उगलती रूपम की लाश को देख रहे थे। कुछ देर बाद नजरें लाश से हटी। एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने। पुनः कुछ क्षणों के लिए खामोशी छाई रही, और फिर अनिल से पहले सीमा के मुंह से आवाज़ निकली। शाबाश अनिल, शाबाश। अपनी पत्नी के लिए मैं तुम में यही आग देखना चाहती थी। मुझे माफ़ कर देना सीमा। अब किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? सचमुच बहुत कायर बन गया था मैं। जाने ऐसा कैसे हो गया? सीमा चुप रही। जो मैंने अब किया वो बहुत पहले कर देना चाहिए था, मगर जाने क्या हो गया था मुझे। क्यों तुमसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत कर बैठा था। जाने कहाँ चली गई थी मेरी खुददारी। आदमी एक बार कायर बन जाए तो कायर ही बनकर रह जाता है। और फिर तुमने भी तो उस तरह अपने अंदर की आग पहले पहले नहीं उगली जैसे आज उगली थी। तुम मुझ पर गर्व कर सको या ना कर सको, मगर मुझे तुम्हारी वफा पर हमेशा गर्व रहेगा सीमा। अनिल, सीमा। और सीमा दौड़कर उससे लिपट गई। अनिल ने उसे बाहों में भर लिया। रिवॉल्वर स्वतः हाथ से निकलकर फर्श पर जा गिरी, मगर उस तरफ न अनिल का ध्यान था न सीमा का। एक दूसरे की बाहों में समाये जार जार रो रहे थे वे। भड़ास निकलने के बाद सीमा ने कहा, अनिल, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि बल्कि अब मैं तुम पर फ़ख्र कर सकती हूँ। वैसा ही फ़ख्र जैसा अपनी पत्नी के लिए राम की मोहब्बत देखकर सीता को हुआ होगा। सच अनिल, हर पत्नी अपने पति से यही अपेक्षा करती है, ये कि उसका पति उसके लिए सारे ज़माने से बढ़ जाए। सीमा, जो कुछ मैंने किया वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। मतलब, यदि ऐसा ना करता तो अपनी ही नज़रों में गिर चुका होता था मैं। अब शायद चैन से मर सकूं। कहने के बाद उसने सीमा को अपने से अलग किया और फ़ोन की तरफ बढ़ा। अनिल के चेहरे पर उस वक्त पत्थर की सी कठोरता थी। रिसीवर उठाकर उसने नंबर रिंग करने शुरू ही किए थे कि सीमा ने लपक कर रिसीवर छीनते हुए कहा, क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए, जो तुम चाहती थी। क्या चाहती थी मैं? कि इसकी हत्या के इल्ज़ाम में फांसी पर झूल जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब, समझने की कोशिश करो अनिल, हम बच सकते हैं। उलझ गया अनिल। पूछा, क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? रावण को मारकर फांसी पर झूलने लायक काम नहीं किया था राम ने। रिसीवर क्रेडल पर रखती सीमा ने कहा, मेरे ख्याल से इस कत्ल को छुपाया जा सकता है। अनिल उलझन भरी नज़रों से सीमा को देखता रहा। सीमा की नज़र रूपम की लाश पर थी। उससे बहने वाले खून की गति अब धीमी पड़ चुकी थी। जितना खून निकला था वह फर्श पर जमने लगा था। सीमा उसकी तरफ बढ़ती हुई एक एक शब्द पर जोर देती कहती चली गई,
हम इसकी लाश को यहाँ से हटा दें तो कोई नहीं जान सकेगा कि यह कत्ल यहाँ हुआ था। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि? हाँ अनिल, हाँ मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम समझ रहे हो। मगर कानून हमारी मजबूरी हमारी भावना नहीं समझ सकेगा। कानून में सबसे बड़ी कमी ही कानून में सबसे बड़ी कमी यही है कि वह राम और रावण में फ़र्क नहीं करता। उसकी नज़र में कत्ल सिर्फ कत्ल है। आपने कृष्ण को मारा हो या दुर्योधन को, सज़ा एक सी मिलेगी। नहीं, यह इंसाफ नहीं है अनिल। इंसाफ यह है कि अगर रावण को मारकर राम ने पुण्य कर्म किया था तो तुमने भी इसका खात्मा करके पुण्य किया है। और ना इंसाफ़ी करने वाले कानून से बचने की कोशिश करना हमारा धर्म ही नहीं, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या लाश को यहाँ से निकालना इतना आसान होगा? ये काम जितना आसान एक डीएम के लिए हो सकता है उतना किसी और के लिए नहीं हो सकता। सीमा कहती चली गई। किसकी मजाल है जो डीएम की इजाज़त के बगैर उसकी कार में ताका झाकी करे। आओ इसे उठाकर गैरेज में खड़ी कार तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। अगला दृश्य। शांति स्वरूप की हरकत ही ऐसी थी कि शिप्रा और लक्ष्मी देवी की चीखें निकल गई। गौरव ज़्यादा पी गए शराबी की तरह लड़खड़ाया और कटे वृक्ष की मानिंद फर्श पर गिरा। गुलदस्ते का एक शराब भी शांति स्वरूप के हाथ में था। दांत भिजे हुए थे, जिस्म कांप रहा था। कई पलों तक किसी के मुंह से बोलना फूटा। फिर लक्ष्मी देवी ने शांति स्वरूप की तरह लपकते हुए कहा, यह क्या किया आपने? वही जो करना चाहिए था। शांति स्वरूप ने गुलदस्ते का सिरा एक तरफ फेंका। मतलब? तुम शायद समझ नहीं पा रही हो गौरव की माँ कि हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। जो कुछ इसने कहा उसे जाहिर है कि जिस तरह रूपम की माँ बहन ने अपना रूपम खो दिया, उसी तरह हम भी अपना गौरव खो सकते हैं। यकीनन ये जहाँ भी फ़ोन करता यही कहता कि मैं कृपाल हूँ। और ये बात एक बार इस चार दीवारी से बाहर निकली नहीं कि हम अपना गौरव खो बैठेंगे। लेकिन बाबूजी, शिप्रा बोली, क्या इस तरह हम इन्हें गौरव बना सकते हैं? पता नहीं, अपनी तरफ से मैंने एक प्रयास किया है। कैसा प्रयास? शायद इसके इस तरह बेहोश होने पर दिमाग को कोई झटका लगा हो। शायद पुनः होश में आने पर यह खुद को गौरव कहने लगे। भगवान करे ऐसा हो जाए। हमें ऐसे प्रयासों में जुटे रहना और इसके लिए ज़रूरी है कि इसे बाहर की दुनिया से दूर रखना। क्योंकि अगर ये एक बार घर से निकल गया और लोगों ने रूपम की तरह कृपाल सिंह मानना शुरू कर दिया तो शायद दुनिया की कोई ताकत हमारे गौरव को वापस ना ला सके। लक्ष्मी देवी और शिप्रा पर मानो अब करने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया। चेहरे पर वेदना, खौफ और संशय के भाव लिए वे फर्श पर पड़े गौरव की तरफ देख रही थी। शांति स्वरूप भी कुछ देर चुपचाप उसी तरफ देखते रहे, फिर आगे बढ़े और गौरव को उठाने के लिए उस पर झुकते हुए बोले, इसे उठाने में मेरी मदद करो। लक्ष्मी और पार्वती अभी अपनी जगह से एक इंच भी हिल नहीं पाई थी कि दोनों के अलग से एक साथ चीख निकल पड़ी। उनकी तरफ देख रहे शांति स्वरूप अभी उनके चीखने का कारण समझ भी नहीं पाए थे कि ऐसा लगा जैसे चेहरे पर वज्र टकराया और वह वज्र गौरव का घूंसा था। यह आक्रमण उसने लेटे ही लेटे किया था। शांति स्वरूप एक चीख के साथ विपरीत दिशा में लड़खड़ा गए। गौरव जिन्नी की तरह उछलकर खड़ा हुआ। शांति स्वरूप अभी संभल भी नहीं पाए थे कि पेट में गौरव की ठोकर पड़ी। वे लड़खड़ाकर सोफे से उछलते हुए फर्श पर गिरे। इधर लक्ष्मी और शिप्रा चीखने वाली मशीनों की तरह चीखने लगी थी। गौरव ने किसी की परवाह किए बगैर डाइनिंग टेबल की तरफ जंप लगाई। टेबल पर फलों की टोकरी रखी थी और फलों के बीच रखा था एक चाकू। लंबा और चमकदार चाकू उठाकर गौरव उनकी तरफ बढ़ता हुआ गुर्राया। किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो चीर कर रख दूंगा। लक्ष्मी और शिप्रा ने इस तरह चीखना बंद कर दिया जैसे चीखने वाली मशीनों के स्विच ऑफ कर दिए गए। शांति स्वरूप भी संभल कर खड़े हो चुके थे। चेहरों पर हैरानियां और खौफ लिए हुए फटी फटी आंखों से गौरव को देख रहे थे। उस गौरव को जिसके चेहरे पर आग और सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी। सचमुच इस वक्त वह इतना हिंसक नजर आ रहा था कि जो कह रहा है वह कर गुजरेगा। तीनों में से किसी के मुंह से बोल न फूटा, जबकि चाकू को उंगलियों में नचाता गौरव गुर्राया। हालांकि तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि सहानुभूति है कि तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो हुआ तुम्हारे लिए बुरा हुआ। मगर अपनी जगह मैं भी मजबूर हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो तुम तीनों का कत्ल भी। ये शब्द उसने इतने खतरनाक अंदाज में कहे थे कि तीनों के जिस्मों में मौत की सिहरन दौड़ गई। कई पल तक किसी के मुंह से बोल तक न फूट सका। अंततः तड़पती सी लक्ष्मी देवी कह उठी, ये तू क्या कह रहा है गौरव बेटे? तू हमें, अपने माँ बाप और पत्नी को मार डालेगा? कितनी बार कहूँ, कैसे समझोगे तुम यह सच्चाई कि मैं केवल जिस्म से गौरव नजर आ रहा हूँ, लेकिन असल में मैं गौरव नहीं हूँ। और ना ही मेरे मन मस्तिष्क में तुम्हारे लिए वे भावनाएं हैं जो गौरव में रही होंगी। मगर बेटे, शांति स्वरूप ने कुछ कहना चाहा। गौरव ने उनकी बात काट कर कहा, जी चाहता है शांति स्वरूप कि तुम्हें इसी वक्त चीर फाड़ कर डाल दूं, क्योंकि कृपाल सिंह खुद पर हमला करने वाले को कभी नहीं बख्शता। लेकिन बेहोशी का नाटक करते समय मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, उस भावना को समझा जिसके तहत तुमने मुझ पर हमला किया। और दिल से यह भी मानता हूँ कि एक बाप के नाते तुमने जो किया ठीक किया, परंतु इसलिए मैं शायद इसलिए मैं तुम्हें बख्शता हूँ।
परंतु परंतु अगर तुमने मुझे रोकने की दूसरी बार ऐसी कोई बेवकूफ़ाना कोशिश की तो अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। क्या करेगा तू, क्या करेगा? एकाएक जज्बातों ने लक्ष्मी देवी को मानो पागल कर दिया। बगैर डरे हुए गौरव की तरह लपकती हुई बोली, मार डालेगा हमें? ले मार, मार मुझे, सबसे पहले मुझे ही मार डाल। गौरव के बाएं हाथ का घूसा पूरी ताकत से लक्ष्मी देवी के चेहरे पर पड़ा। वे चीख के साथ लड़खड़ाई। शांति स्वरूप ने लपक कर उन्हें संभाला। गौरव का चेहरा कुछ और क्रूर नजर आने लगा था। लक्ष्मी देवी संभलते ही शांति स्वरूप के बंधनों से निकलने के लिए मचलती दिखी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं देखना चाहती हूँ ये नास पीटा कितना नीचे गिर सकता है। संभाल गौरव की माँ, संभाल खुद को, शांति स्वरूप ने कहा। समझ इस बात को कि ये हमारा गौरव नहीं है। अगर ये गौरव होता तो क्या हम पर, तुम पर हाथ उठा सकता था? लक्ष्मी देवी के मस्तिष्क को मानो झटका लगा। माँ जी, शिप्रा ने भी उसे संभाला। होश में आइए। तीनों की नज़रें गौरव पर केंद्रित थी। क्या चाहते हो हमसे? शांति स्वरूप ने पूछा। उस कमरे की तरफ चलो। क्यों? वहाँ बैठकर आराम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक क्षण शांति स्वरूप ने जाने क्या सोचने में गंवाया। लक्ष्मी को संभाले आओ कहते हुए पलटे और वापस उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जिसे गौरव और शिप्रा का बेडरूम कहना मुनासिब होगा। शिप्रा भी उनके साथ थी। चाकू हाथ में लिए सबसे पीछे गौरव था। दरवाज़ा पार करके उन्होंने कमरे में कदम रखा ही था कि गौरव ने लपक कर धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। तीनों चौंके, पलटे और बार बार दरवाज़ा पीटते हुए चीखने लगे, गौरव, गौरव, गौरव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।